हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और आप अपनी अपनी पूरी चेक करेंगे कि भैया आपका कितना अभी तक, मतलब जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आपने उसमें कितना गेन किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे करेंगे और एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आप सही करते हैं उसके आगे टिक लगा दीजिए, ताकि जब क्लास खत्म हो तो आपको पता लग जाए कि आपने कितना बेहतर किया है या आपका स्कोर कितना बना है। तो वेलकम टू दिस क्लास गाइस, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहले तो नमस्कार दोस्तों सभी को, ठीक है। तो और हाँ, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भाई आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि लॉस ये है क्योंकि हम सभी टीचर्स अपने सभी पीडीएफ्स और जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट में। व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के रूप में परिभाषित माइक्रो इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यानी कि आय और रोजगार के सिद्धांत को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ये सवाल है कि इनमें से किसे बेसिकली अर्थव्यवस्था में इकाइयों के रूप में, व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में जो स्टडी की जाती है, व्यक्तिगत इकाइयों की जो बेसिकली स्टडी की वो इसमें की जाती है। तो व्यक्तिगत इकाइयों की स्टडी हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर की जाती है। तो ये बात याद रखिएगा, ये हमेशा किस में की जाएगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाएगी। सो यहाँ पे याद रखिएगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स की होती है। तो कोई भी ऐसी स्टडी जो व्यक्तिगत लेवल पे हो रही है, या दो से जिसमें बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कुछ लोग इफेक्ट हो रहे हैं, पूरी कंट्री इफेक्ट नहीं हो रही है, तो वो सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसके विपरीत अगर मैं बात करती हूँ कि जिससे ऑल ओवर कंट्री इफेक्ट होती है, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर जब पूरी कोई भी चीज़ की स्टडी होल लेवल पे होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन वही व्यक्तिगत लेवल पे या कुछ छोटे लेवल पे होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो जहां तक है गाइस, आपको समझ आ गया होगा। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर माइक्रो है, गलती से भी हाईलाइट हो गया है। आउटपुट ऑफ दिस इज, यदि नियोजित निवेश व्यय में, निवेश व्यय क्या होता है? नियोजित निवेश व्यय का एक्सपेक्टेड किया, जैसे मैंने पहले से ये एक्सपेक्ट किया कि मेरा सिर्फ 10,000 रुपये का ही खर्चा आएगा, तो ये मैंने पहले से एक्सपेक्ट किया है, तो ये मेरा नियोजित निवेश वृद्धि है। तो कुल output will increase by an amount that is less than the change in investment spendings। कुल उत्पादन में उस राशि से वृद्धि होगी जो निवेश व्यय में परिवर्तन से कम है। द एग्रीगेट आउटपुट विल इंक्रीज, अगला आता है, output will increase by a amount that is greater than the change in investment spending। कुल उत्पादन में उस वृद्धि से, उस राशि से वृद्धि होगी जो निवेश व्यय में परिवर्तन से अधिक होता है। अगला आता है, द एग्रीगेट आउटपुट विल इंक्रीज बाय अमाउंट दैट इज इक्वल टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स। कुल उत्पादन में उस दर से वृद्धि होगी जो निवेश व्यय में परिवर्तन के बराबर होती है। द एग्रीगेट आउटपुट विल बी डिक्रीज बाय एन अमाउंट दैट इज लेस देन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स। कुल उत्पादन उस राशि से घटेगा जो निवेश व्यय में परिवर्तन से कम है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? द निवेश व्यय में, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी इज डेफिनेटली करेक्ट। सो वेल गाइस, आप सभी को मेरी बातें क्लियर समझ आ गई होंगी, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़,
है कि कोई भी उपभोक्ता जब किसी भी चीज का जब वो उपभोग करता है तो उसे कितनी संतुष्टि होती है। तो जब कोई भी उपभोक्ता किसी चीज का उपभोग करता है तो अलग अलग लेवल पे उसे अलग अलग संतुष्टि होती है। तो उसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का कर्व होता है। उत्पादन संभावना वक्र हमेशा इस तरीके, यानी कि इस तरीके, इसमें देयर आर मेनी होते हैं। एक उत्पादन संभावना वक्र हमेशा दो वस्तुओं के संयोग को दिखाता है। जब हम दो वस्तुओं का प्रोडक्शन करते दो वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रही हूँ, अगर मैं रोज क्या कर रही हूँ, मैं एक एप्पल और एक ऑरेंज, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि एप्पल और ऑरेंज दोनों का प्रोडक्शन एकदम से मार्केट में बढ़ जाए। या तो एप्पल का बढ़ेगा या ऑरेंज का बढ़ेगा, और अगर मुझे अगर एक का बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो सिर्फ लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से अगर मैं एक चीज का उत्पादन पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक का उत्पादन बढ़ाने के लिए जब हम दूसरे का उत्पादन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फाइन फाइन फाइन, ओके, फाइन फाइन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई हैं चीजें और वेल गुड है। ओके, तो यहाँ तक कि सभी लोगों को सभी चीजें क्लियर हैं एंड वेल एंड गुड। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और आगे की चीजों को move करेंगे। सो वेल गाइस, इतना सभी को क्लियर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट, तो गाइस हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत के राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गाइस, आप लोगों के अकॉर्डिंग विच इज द करेक्ट आंसर, अकॉर्डिंगली क्या इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो सी आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। जो जो पर कैपिटा क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसी चल रही है। तो उसे कौन इन्फ्लुएंस करता है, पर कैपिटा इनकम इन्फ्लुएंस करती है। तो पर कैपिटा इनकम जो होती है वो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको आगे की बात बताऊं तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, हम बात कर चुके हैं। इसी के बाद अगर मैं नेशनल इनकम की भी बात करती हूँ हमारे देश की, तो ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, ये इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम करता है। सो वेल गाइज, इतना समझ आ गया होगा आपको। किसी को भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, सो प्लीज़ टेल मी कि मैम नहीं समझ आया या वट एवर। ओके, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। वैसे तो इसे आप नेशनल इनकम भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया।
निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय सांख्यिकी की गणना के लिए जिम्मेदार मानी जाती है? इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे जिम्मेदार मानते हैं? तो आपके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, या फिर प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय सांख्यिकी के गणना के लिए जिम्मेदार होती है? तो वो जो गणना के लिए जिम्मेदार है वो है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस जो होता है ये इसके लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार होती है। यहाँ पे आप भारतीय रिजर्व बैंक देख रहे हैं, तो इंडिया का 1926 में, याद रखिएगा 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, ये भी याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन में, याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन में भारत में RBI बनाया गया था। ठीक है, तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन में भारत में क्या बना था? RBI बना था। किसकी रिकमेंडेशन पे? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन इज ऑल्सो नोन एज द रॉयल कमीशन, इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन भी कहते हैं, इट ऑल्सो नोन एज द रॉयल कमीशन। ठीक है, सेंट्रल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस है इसके अंडर। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे गाइस, बट इसको NSSO इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो मतलब उसी के अंडर एक सब कॉन्टिन्यू सब बॉडी है। ठीक है, तो कोई वो नहीं है, मतलब गलत नहीं है क्योंकि इसमें दिया नहीं गया था, तो वो सब बॉडी के रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हिल्टन यंग कमीशन। RBI के पहले गवर्नर कौन बने थे? ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, ठीक है, तो अभी करंट में कौन करता है? NSSO करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो करती है। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को RBI का, ठीक है, RBI के पहले गवर्नर बने थे जिनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तो जिनका नाम क्या था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ इनका नाम था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ इनका नाम था, RBI के पहले गवर्नर। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि RBI की हिस्ट्री में आज तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है। ओके, RBI की हिस्ट्री में आज तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है, कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी। पर RBI की हिस्ट्री में क्या डिप्यूटी गवर्नर भी नहीं बनी है? डिप्यूटी गवर्नर बनी है। RBI की हिस्ट्री में 3 फीमेल डिप्यूटी गवर्नर बनी हैं। एक का नाम था KG उदेशी, याद रखेगा, एक का नाम था KG उदेशी, द फर्स्ट वन। दूसरे का नाम था श्यामला गोपीनाथन, याद रखिएगा श्यामला गोपीनाथन। और तीसरे का नाम था उषा थोरट। ठीक है, तो ये 3 आज तक की RBI की हिस्ट्री में 3 RBI की मतलब डेप्यूटी गवर्नर्स बनी हैं, और RBI में आज तक कोई भी फीमेल डेप्यूटी गवर्नर आज तक बनी ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ओ सॉरी, गवर्नर नहीं बनी है, 3 डेप्यूटी गवर्नर्स बनी हैं। द फर्स्ट वन इज KG उदेशी, श्यामला गोपीनाथन एंड उषा थोरट। ओके, तो यहाँ पर गाइस से सवाल क्लियर होता होगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे गलत लिखा है, गलत प्रिंट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। इसी क्वेश्चन में पीछे मैं जाऊंगी और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जो उषा थोरट थी RBI के डेप्यूटी गवर्नर, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की खोज करी, मतलब उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे में लाया गया था, और वो था वित्तीय समावेशन। उसका मतलब क्या है? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन को हिंदी में फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो डेवलप किया है वो उषा थोरट जी के द्वारा ही किया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जिन सेक्टर्स के अंदर वित्तीय सेवाएं कम हैं या वित्तीय सेवाएं नहीं हैं, उन सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सेवाओं को लेके आना। ठीक है, यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। एग्जैक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही यही था कि जिन सेक्टर्स में वित्तीय समावेशन नहीं है, उन सेक्टर्स को इतना इम्प्रूव करना और उनमें वित्तीय समावेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूविंग वे में लेके आना। दैट इज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये गाँव में जाके, छोटे छोटे शहरों में जाके, जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वन,
डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट प्राइमरली इन द विच सेक्टर ऑफ कंट्री। प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से हमारे किस क्षेत्र में पाई जाती है? डिफेंस, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो गाइज ये तो आंसर सभी को पता होगा, जहां तक मैं उम्मीद लगा पा रही हूँ कि ये आंसर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर्स होते, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले, याद रखिए जैसे कि ना गाँव के जगहों में मैंने अक्सर देखा, ये एक खेत है, ठीक है, यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, याद रखिएगा यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, घर में एक बच्चा पैदा हो रहा है, घर में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, घर में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं वो सभी घर के एक ही खेत में काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले के टाइम की जो फैमिलीज थी वो सेपरेट फैमिलीज में नहीं थी, सब ज्वाइंट फैमिली रहते थे। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर फैमिली सेपरेट हैं, ठीक है, अलग रहते हैं। ठीक है, तो अलग वो क्यों रहते हैं या सेपरेट वो क्यों रहते हैं? उसका कारण ये कि पहले लोगों के पास क्या था, जो आजीविका का साधन था वो उनके खेत वगैरह या उनके फील्ड्स वगैरह हुआ करते थे। तो वो वहाँ पर, जो मुझे समझ आता है अधिकतर रूप से, तो वहाँ पर वो लोग ज़्यादातर क्या करते थे, 2 लोग 3 लोग, भाई भी वहाँ कर रहे हैं, 2 भाई 3 भाई 4 भाई, बहन भाई, सब वहीं पे काम कर रहे हैं उसी फील्ड में। फिर डजेंट मैटर उसकी आउटपुट का जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, वो मैटर नहीं करती थी। ठीक है, हो सकता था कि उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, पर वहाँ पे लोग कम काम कर रहे हो, तो वहाँ की कैपेबिलिटी बिल्कुल मैटर नहीं करती थी कि भैया उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। हो सकता है कि वो सिर्फ 20 लोगों का उत्पादन करके 100 का आउटपुट मिलता हो, पर लेकिन घर में अगर 25 लोग हैं तो 25 के 25 उस जगह काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता था, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ही यही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे से बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो थोड़ा सा अब हम आगे जाएंगे और आगे की चीजों को लुक आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जाएंगे। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय, आर्थिक विकास शब्द को कैसे समझाया जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द आर्थिक विकास? ठीक है, तो आता है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। जब किसी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। दूसरा आता है इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि करना। इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्शन, पर कैपिटा प्रोडक्शन को बढ़ाना। इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। सो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? जल्दी से बता दीजिए। और आप मुझे बताइए कि जो मैं चीज़ें आपको समझा रही हूँ या जो मैं चीज़ें आपको समझाती हूँ, क्या आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती हैं? कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि भाई मैम अगर समझा रही है तो हमें ईजिली अंडरस्टैंडेबल है? ओके, तो चलिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर आता है कि आर्थिक विकास शब्द को किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो आर्थिक विकास शब्द को समझाने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन पहला आता है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं। दूसरा आता है इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ना, या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आंसर क्यों होगा? देखिए यहाँ पे पहला आता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। जब भी कोई इकोनॉमी बढ़ती है ना, तो जब भी कोई इकोनॉमी बढ़ती है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, हम लोग भी जब बड़े होते हैं तो हमें भी चेंजेस आते हैं। तो इकोनॉमी जब इंप्रूव होती है, इकोनॉमी जब बढ़ने लग जाती है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और वही स्ट्रक्चरल चेंजेस, याद रखिएगा, वही स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर वो स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव होने की वजह से इकोनॉमी और ज़्यादा बेहतर बन जाएगी, है ना। अगर वो नेगेटिव है तो इकोनॉमी डाउन जाएगी। तो भाई कोई भी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होनी है तो उसमें चेंजेस तो आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस तो आएंगे, तो पहला सही है। दूसरा बोला है इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। तो देखिए ग्रोथ के लिए जरूरी है कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतनी ज़्यादा वृद्धि भी होनी चाहिए। अगर वृद्धि नहीं होगी तो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। तो वृद्धि होना तो कंपलसरी होता है, तो वृद्धि होना दैट इज
मस्ट, तो वो कंपलसरी। अगला आता है इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो भैया प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है आय में वृद्धि होगी। तो प्रोडक्शन में वृद्धि होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आय में वृद्धि का चाहिए। तो प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तभी तो आय में वृद्धि होगी ना, अदरवाइज वृद्धि नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से सभी इज द करेक्ट आंसर गाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। किसी को अभी कोई दिक्कत है, परेशानी है, एनी क्वेश्चन इन डाउट, सो प्लीज टेल मी कि मैम नहीं समझ आया, वट एवर, ये जो भी है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following scenarios explain the economic development? निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आर्थिक विकास की व्याख्या करता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा परिदृश्य आर्थिक विकास की व्याख्या करेगा? इंप्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली में सुधार करना। पहला आता है इंप्रूवमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली में सुधार करना। दूसरा आता है इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में सुधार करना। इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन, उत्पादन में सुधार करना, या ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से सभी। सो क्या आंसर होगा? द क्वेश्चन इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चे याद रखिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं ये हमेशा क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा मैं डिफरेंस बताना चाहूँगी। देखिए एक होता है, जब हम देखते हैं, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसे संवृद्धि कहा जाता है, इसे विकास कहा जाता है। वो संवृद्धि है तो वो विकास है। तो सबसे पहले जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रही हूँ यानी कि संवृद्धि की जब मैं बात कर रही हूँ तो संवृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, ये याद रखिएगा। क्या होती है ये? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि इसे मेजर किया जा सकता है। कैसे मेजर कर सकते हैं कि भैया प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, प्रोडक्शन पॉजिटिव गया या नेगेटिव गया, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप मतलब मेजरमेंट, इसके मेजर वैल्यूज हैं, आप इसे क्या कर सकते हो, इसका मेजरमेंट कर सकते हो, बिकॉज इट हैव द मेजरमेंट वैल्यूज। ये इसके पास क्या है, कुछ मेजरमेंट वैल्यूज हैं जिसकी वजह से आप इसे मेजर कर सकते हो कि इसमें ज्यादा चेंजेस आए हैं या कम चेंजेस आए हैं। दैट इज मेजरमेंट वैल्यूज, ठीक है। तो इट हैव द मेजरमेंट वैल्यूज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक होता है क्योंकि इसे मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें आर्थिक कल्याण भी आते हैं कि जब भी कोई प्रौद्योगिकी वगैरह जो इम्प्रूव की जाती है तो उसमें कल्याण फैक्टर, लोगों की भलाई भी शामिल होती है, और लोगों की जो भलाई है या कल्याण है ये सब गुणात्मक होते हैं, गुण है ये, इसको आप कैलकुलेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये कंप्लीटली क्या होते हैं, कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, ये हमेशा क्वालिटेटिव होते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ये भी याद रखने का, इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा स्वतंत्र होती है, खुद से होती है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंडेंट होता है ग्रोथ के ऊपर। अगर ग्रोथ होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा, पर लेकिन अगर डेवलपमेंट होगा तो ये जरूरी नहीं कि ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट क्या है, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, पर उस टेक्नोलॉजी में इंप्रूव वर्जन लाना तो ग्रोथ कहलाएगा। पर वैसा अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो भाई इसीलिए याद रखिएगा, ग्रोथ इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट बट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट, सो प्लीज टेल मी कि किसी को समझ नहीं आया या किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, यहाँ आपके वो डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडर डेवलप इकोनॉमी इज दैट इज हैज अ, एक अविकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि वह, इसमें डैश होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि आप उसे क्या कहेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे। तो पहला आता है स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन अमंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी के बड़े हिस्से के बीच अभाव की स्थिति, ठीक है, आबादी के बड़े हिस्से के बीच अभाव की स्थिति। दूसरा आता है हाई पर कैपिटा इनकम, उच्च प्रति व्यक्ति आय। तीसरा आता है अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द अबाउट फोर्स इज इन
द ट्रेजरी सेक्टर, लगभग बल का एक बड़ा हिस्सा तृतीयक क्षेत्र में शामिल होता है। दूसरा आता है नन ऑफ द अबव, तो बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, तो भैया सॉरी अंडर डेवलप कंट्रीज में इकोनॉमीज में होता है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा अंडर डेवलप इकोनॉमीज में होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या डी। सो विच इज द करेक्ट आंसर गाइज अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बता दीजिए। एक बार मैं जल्दी से पानी पी लेती हूँ, जल्दी से क्विक। तो वेल गाइज यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए यहाँ के आगे अब हम लोग बढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दूसरा अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरा कह रहा है कि हाई पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम हाई है। अरे भैया पर कैपिटा इनकम अगर हाई है तो आप अंडर डेवलप कंट्रीज में क्यों है, आप तो डेवलप कंट्रीज में होंगे। तो भाई ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हाई पर कैपिटा इनकम इन द डेवलप कंट्रीज, नॉट अंडर डेवलप कंट्रीज। तो हाई पर कैपिटा इनकम हमेशा डेवलप कंट्रीज के अंदर होती है। दूसरा बोला गया अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द अबाउट फोर्स इज इन द ट्रेजरी सेक्टर, यानी कि ट्रेजरी देखिए प्राथमिक क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा, प्राथमिक क्षेत्र कब ज़्यादा होता है, जब पैसा कम होता है। ट्रेजरी सेक्टर जब ज़्यादा होता है, जब पैसा ज़्यादा होता है। तो दैट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, ये भी डेवलप कंट्रीज का फीचर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है scarcity of capital, unemployment and technology backwardness are generally found in which economy? पूंजी की कमी, बेरोजगारी, तकनीकी पिछड़ापन आमतौर पर कौन सी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है? पूंजी की कमी भी है, तकनीकी पिछड़ापन भी है, तो ये आमतौर पर कौन सी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्था में, डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था में, पार्शियली डेवलप्ड आंशिक रूप से विकसित में, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होगा? तो जरा सोचिए और मुझे जरूर आंसर बताइए कि विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अंडर डेवलप यानी कि पहला आता है अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड या पार्शियली डेवलप्ड या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एकदम सही उत्तर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या हो जाएगा? अंडर डेवलप्ड। ये तो भैया सारी कमियां हैं। ठीक है, बेरोजगार यहाँ पे लोग हैं। ठीक है, इतनी सारी कमियों के साथ थोड़ी इकोनॉमी वर्क कर पाती है। तो करेक्ट आंसर ये इसका हो जाएगा। सो वेल गाइज यहाँ तक आप सभी को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, जैसे कि मैं उम्मीद कर पा रही हूँ। अगला क्वेश्चन आता है Which of the following is not an indicator of an economic development nation? Economic developed nation, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक नहीं है? हाई लेवल ऑफ द लिटरेसी, साक्षरता का उच्च स्तर, लो डेथ रेट, कम मृत्यु दर, हाई पर कैपिटा इनकम, उच्च प्रति व्यक्ति आय, या हाई प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का एक उच्च अनुपात। तो क्या करेक्ट आंसर होगा गाइस कि इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक नहीं है। सो विकसित राष्ट्र का इनमें से कौन सा सूचक नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला बोला है हाई लेवल ऑफ द लिटरेसी, साक्षरता का उच्च स्तर। भैया जब साक्षरता इतनी ज़्यादा उच्च होगी तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सूचक तो होगा ना, यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो भाई ये तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है किसी भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा उभारने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ए। दूसरा बोला है लो दैट रेट, कम मृत्यु दर। कम मृत्यु दर कैसे भाई? कम मृत्यु दर अगर होगी तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी, नहीं करेगी? अगला आता है क्योंकि कम मृत्यु दर होगी, ठीक है, तो लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं, सही तरीके से खा पी रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लोग कब मरते हैं? भूखमरी के कारण, कुपोषण के कारण, बीमारियों के कारण, यही तो एक रीज़न ज़्यादातर होता है। तो भाई जब लोग अच्छे स्वास्थ्य होंगे तो उनके साथ प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। अगला आता है अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर इन अ प्राइमरी सेक्टर, जब प्राइमरी सेक्टर में लेबर ज़्यादा होगी। अब भैया प्राइमरी सेक्टर में जब बहुत ज़्यादा लेबर होगी तो क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो होगा? ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
क्वेश्चन। तो सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा डी एकदम सही उत्तर है। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को, जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रही हूँ, समझ आ गया होगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। So guys, our next question is, द डिवीजन ऑफ द लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड। ठीक है, एडम स्मिथ के अनुसार इनमें से कौन सी डिवीजन लिमिटेड थी? साइज ऑफ द फोर्स, लेबर फोर्स, श्रम शक्ति का आकार, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन मार्केट, बाजार में उपलब्ध पूंजी की मात्रा, द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, बाजार की सीमाएं। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो इसमें से क्या करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू गाइस की, विच इज द करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग? आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि एडम स्मिथ के अनुसार श्रम का विभाजन कहाँ पर सीमित होता है? साइज ऑफ द लेबर फोर्स पहला आता है, श्रम शक्ति का आकार, क्वांटिटी ऑफ द कैपिटल अवेलेबल इन द मार्केट, द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, बोथ ए एंड बी एंड सी। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ हमेशा लॉन्ग रन वाली सोच के व्यक्ति थे। अच्छा, ऐसे कौन से बड़े इकोनॉमिस्ट थे अगर आपको पता हो, जो कहते थे कि फ्यूचर इज डाई, मतलब कि फ्यूचर में सब कुछ डाई है, सब कुछ खत्म है। ठीक है, तो वो ऐसा कहते थे कि फ्यूचर में आने वाले जो भी फ्यूचर है उसमें सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं पूरी तरीके से। तो ये कौन से इकोनॉमिस्ट के वर्ड थे जो ये कहते थे कि फ्यूचर, भविष्य में कोई फ्यूचर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर तो बच्चे आप सभी को पता ही है, डी ही है, बोथ बी एन सी आर करेक्ट। पर ये कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो कहते थे फ्यूचर नहीं है भविष्य में? तो ये कहते थे हमेशा के एम किंग्स, यानी कि सॉरी जे एम किंग्स, जॉन मिनियार्ड किंग्स। जॉन मिनियार्ड किंग हमेशा शॉर्ट रन में बिलीव रखते थे, बल्कि एडम स्मिथ जो थे ये हमेशा लॉन्ग रन थ्योरीज में बिलीव रखते थे। ठीक है, तो लॉन्ग रन में, ठीक है, इनकम वेल्थ एंड नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन भी किताब एडम स्मिथ की ही है। ठीक है, इनकम वेल्थ एंड नेशन एडम स्मिथ के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लियर अगर हो गई हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। An increase in the national income of a country due to an increase in prices known as। कीमतों में वृद्धि के कारण किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? कीमतों में वृद्धि के कारण जब किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस। आधार वर्ष की कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। अगला आता है इंक्रीज इन द नॉमिनल नेशनल इनकम, नाममात्र राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। या इंक्रीज इन द रियल इनकम, वास्तविक आय में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट गाइस। तो बी इसका एकदम सही उत्तर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बी डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सो वेल गाइज, आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। किसी को भी अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन एंक्वायरीज, सो प्लीज़ टेल मी कि मैम नहीं समझ आया या वट एवर, दोबारा बता दीजिए, मैं आपको दोबारा से चीज़ों को और डिफाइन तरीके से बता दूंगी। सो वेल गाइज, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो ही गया होगा जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रही हूँ। ओके, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए थोड़ा सा अब हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को और देखते हैं। ओके फाइन गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है गाइज। तो इतना हमारा अभी तक कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, परेशानी, जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं आ रही होगी इतना समझने में। दोस्तों, आप लोगों को अभी मैं रिसेंट क्लासेस में कुछ और चीज़ें भी कराने वाली हूँ, जिसके लिए हम लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा। अभी हमारी कुछ समय 1-2 मॉक टेस्ट चलेंगे, देन हमारी कंप्लीट, याद रखिएगा, हमारी कंप्लीट थ्योरी चलेगी। ठीक है, तो मैं थ्योरी क्वेश्चन आपके साथ थ्योरीज को भी शेयर करूँगी। तो यहाँ तक अभी तक ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तो ये इतना ही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी। ओके गाइस।